नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते ढेरों खबरों के बीच आपके लिए कौन सी काम की खबर है? अगले हफ्ते एक बड़े शेयर को लेकर 5 बड़े ट्रिगर्स हैं, वो आप जानिए। साथ ही आईपीओ को लेकर जिस तरीके का बज़ बना हुआ है, क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस, और भी ढेरों खबरें हैं। बस आप आखिरी तक जो है वो हमारे साथ बने रहिए। चलिए खबरों के सिलसिला जो है उसकी शुरुआत करते हैं। भारत कुकिंग कोल की बात करते हैं, बीसीसीएल की। यहाँ पर आप देखिए, इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके चलते स्टॉक जो है वो 6% तक चढ़ता हुआ दिखा, 35 रुपए के भाव पर आ गया। दरअसल खबर यह है कि दुनिया भर के कुकिंग कोल प्राइस में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और आप देखिए, पिछले सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में कुकिंग कोल की कीमत में, मैं कीमत यहाँ पे कुकिंग कोल की बात कर रहा हूँ, शेयर की बात नहीं कर रहा, कुकिंग कोल की कीमत में 18% का जो है उछाल देखने को मिला है। और इसके साथ ही कीमत अब करीब 2 साल के अपने ऊपरी स्तर के आसपास पहुंच गई है। अब सवाल है कि कुकिंग कोल में इतनी तेजी क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, क्योंकि कुकिंग कोल का जो इस्तेमाल है वो मुख्य रूप से स्टील बनाने में होता है और कीमतों में तेजी से कुकिंग कोल प्रोड्यूसर को फायदा होता हुआ दिख सकता है, और इसलिए कंपनी के स्टॉक में तेजी आई। और इसी बीच एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी, इसको आपको जरूर जानना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन माइनिंग जाइंट जो कंपनी है बीएचपी, उसके सीईओ ने कहा है कि 2 दिन, मतलब आप ये समझिए कि 2 दिन पहले उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया था। उन्होंने कहा कि कुकिंग कोल के लिए बेस्ट ईयर अभी आगे हो सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बयान है, यानी कि ग्लोबल कुकिंग कोल मार्केट को लेकर आउटलुक मजबूत दिखाई दे रहा है। अब नजर रहेगी इस तेजी का फायदा भारत कुकिंग कोल को मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता, और खासकर अगर कुकिंग कोल प्राइस ऊंचे स्तर पर बने रहते हैं तो यहाँ पर ये देखना होगा कि स्टॉक में किस तरह की चाल बनती हुई दिखती है। हालांकि हम लोग बता दें, स्टॉक का 52 वीक जो हाई है वो 45 रुपए है, और ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल कैप एक कंपनी है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। अब इस स्टॉक की अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए, इसके Q1 के रिजल्ट्स आए और उसके बाद स्टॉक क्या क्रैश हुआ बुरे तरीके से, एकदम 20% के आसपास जो है वो टूटता हुआ दिखा। लेकिन उसके बाद दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने इस शेयर पर बड़ा दाव लगा दिया, जो कि पिछले 1 साल से इसमें स्टॉक में लगातार जो दबाव था, ऐसे समय में उन्होंने दाव लगाया। केडिया सिक्योरिटीज ने जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के 20 लाख शेयर जो है वो खरीद डाले। एनएससी की बल्क डील डेटा के मुताबिक ये शेयर औसत 164 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदे गए, यानी कि इस निवेश की कुल वैल्यू करीब 33 करोड़ के आसपास बैठती है। केडिया की खरीदारी का जो टाइमिंग है इसलिए चर्चा में है क्योंकि जैगल का शेयर हाल में करीब 52 वीक के निचले स्तर पर पहुंच गया। 18 अगस्त 2026 को शेयर ने 154 रुपए के नया 52 वीक लो बनाया, यानी कि बाजार की बिकवाली में दबाव था और इस दौरान केडिया सिक्योरिटीज ने बड़ी मात्रा में शेयर खरीद डाले, और यही वजह है कि निवेशकों की नजर अब स्टॉक के ऊपर टिक गई है। हाँ, लेकिन ये कहानी का दूसरा पहलू भी आप समझ लीजिए कि खरीदारी उन्होंने ऐसे समय में की जब स्टॉक का प्रदर्शन, कंपनी के फंडामेंटल जो है वो साफ तौर पे कमजोर दिख रहे हैं। 1 साल के अंदर स्टॉक जो है वो करीब अगर आप देखेंगे तो 55% के आसपास जो है वो टूट चुका है। 6 महीने के अंदर 50% की गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है। तो ये हो गया दूसरी खबर की बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और तीसरे स्टॉक की बात अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो तीसरी खबर जो निकल के आ रही है वो है मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी। देखिए, मुरगप्पा ग्रुप की एक खासियत है, जब भी जिस स्टॉक को वो कंपनी को छूती है उसको टर्न अराउंड करने के वो दम रखती है, यानी कि बदल देती है। अगर लॉस में है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में दिखती है। मुरगप्पा ग्रुप की एक खासियत है। अब इस स्टॉक जो है, इसकी कंपनी है शांति गियर्स। इसके शेयरों में आप देखिए 21 अगस्त को, यानी कि शुक्रवार को शानदार रैली देखने को मिली। 20% के अपर सर्किट पे स्टॉक जो है वो लॉक हो गया। शेयर में तेजी, इसकी वजह जो है वो है पेरेंट कंपनी की हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद जो है वो तेजी देखने को मिली। एक्सचेंज फाइलिंग में पता चला कि जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया है उसने जानकारी दी कि उसने ब्लॉक डील के जरिए शांति गियर्स में करीब 20,64,000 इक्विटी शेयर, यानी कि अतिरिक्त 2.7% हिस्सेदारी खरीद ली है। इस खरीद के बाद शांति गियर्स में यहाँ पर अगर देखेंगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट की जो हिस्सेदारी है वो 70.4% से बढ़कर 73.1% हो गई है। हाल ही में खत्म हुए जून तिमाही के नतीजों में कंपनी का जो प्रदर्शन है वो कमजोर रहा। मुरगप्पा ग्रुप की इस कंपनी का Q1 में अगर आप कंसोलिडेटेड मुनाफा देखेंगे साल दर साल के हिसाब से तो 15% गिरता हुआ दिखा, रेवेन्यू 17% बढ़ता हुआ दिखा यहाँ पर। और खासतौर पर कंपनी के गियर्स और गियर प्रोडक्ट्स बिजनेस में जो रेवेन्यू है उसमें एक जो है हल्का सा दबाव जरूर देखने को मिला है। शांति गियर्स लिमिटेड जो है गियर्स, गियर बॉक्स, गियर मोटर्स, गियर असेंबली के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और मरम्मत और खासतौर पर मॉडर्नाइजेशन पर साफ तौर पे फोकस करती है यहाँ पे। और अभी स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई से भी काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बीएससी की बात करते हैं। इसके बुरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इस पूरे हफ्ते स्टॉक में गिरावट रही, करीब 2.5% टूट गया। आखिर दबाव क्यों बना इसको आप समझ लीजिए। दरअसल एक रिपोर्ट ने बाजार में एक नई चर्चा की शुरुआत कर दी। मामला है एनएससी की संभावित आईपीओ और लिस्टिंग का। यहाँ पर
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एनएससी के आईपीओ को लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर के साथ हुई बातचीत में एक विकल्प निकल के आया। आप कहेंगे आईपीओ की तो बात पुरानी है, लेकिन ये जो नया विकल्प है इस पे चर्चा हो गई है। यहाँ पे विचार दरअसल ये चल रहा है कि एनएससी के शेयर बीएससी पर लिस्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद इन्हें एनएससी के अपने प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेड करने की अनुमति मिल सकती है। अब इसमें देखिए, बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं, अगर मान लीजिए एनएससी का शेयर बीएससी पर लिस्ट हो गया, उसके बाद अगर एनएससी को अपने प्लेटफॉर्म पर भी एनएससी के शेयरों की ट्रेडिंग की अनुमति मिल जाती है, तो लोग बीएससी और एनएससी दोनों जगहों पर एनएससी के शेयर की खरीद फरोख्त कर सकेंगे। इसे कहा जाता है परमिटेड टू ट्रेड, यानी कोई शेयर एनएससी पर फॉर्मली लिस्टेड ना होने के बावजूद एनएससी के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकता है। फिलहाल एनएससी पर करीब 250 ऐसी कंपनियां हैं जो ट्रेड करती हैं और वहां पे वो फॉर्मली लिस्टेड नहीं है। अब सवाल है कि भाई बीएससी को क्यों चिंता करनी चाहिए। एनएससी की लिस्टिंग अगर सिर्फ बीएससी पर होती तो बीएससी की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है और लिक्विडिटी, उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर एनएससी के शेयर एनएससी के अपने प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेड होने लगते हैं तो ट्रेडिंग वॉल्यूम का कुछ हिस्सा एनएससी की तरफ जा सकता है और यही बीएससी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन बीएससी में गिरावट की और भी वजह है। यहाँ पे देखिए, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन से जिस तरीके से वॉल्यूम घटे हैं वो दबाव है और आरबीआई के फैसलों का भी असर देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अर्बन कंपनी के शेयरों की। अर्बन कंपनी के अगर शेयरों की बात करेंगे तो शानदार तेजी देखने को मिली। यहाँ पर शेयर 7% तक उछल गए और 155 रुपए के आसपास जो है वो पहुंचते दिखे। एक हफ्ते के अंदर 9% तक स्टॉक जो है वो भाग गया। ऐसे में एक दिलचस्प रिपोर्ट आई है, आपको जरूर जानना चाहिए। यहाँ पर यूबीएस की रिपोर्ट आई है, उन्होंने खरीदारी की सलाह दी और 180 रुपए तक के टारगेट दिए हैं। यूबीएस के मुताबिक भारत का ऑनलाइन होम सर्विस मार्केट अब ब्लिंकिट मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। अब ब्लिंकिट मूवमेंट क्या होता है, इसको मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। जिस तरीके से क्विक कॉमर्स में लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग और फास्ट डिलीवरी की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं, जिस तरह की स्थिति दिख रही है, उसी तरीके से अब होम सर्विस में भी ऑनलाइन बुकिंग और ऑर्गेनाइज सर्विस का जो एडॉप्शन है वो तेजी से बढ़ सकता है और इस ट्रेंड का फायदा अर्बन कंपनी को देखने को मिल सकता है, जो कि यूबीएस कह रहा है। यूबीएस के मुताबिक अर्बन कंपनी भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन होम सर्विस प्लेटफॉर्म है, जिसे करीब 84 लाख यूजर्स और 59,000 सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर हैं। अब ग्रोथ का सबसे बड़ा आंकड़ा देखिए आप, FY26 में कंपनी का नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी कि एनटीवी करीब 4,300 करोड़ था, जो कि FY29 तक बढ़कर करीब 10,000 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। मतलब FY26 में से लेकर वित्त वर्ष 2026 से लेकर 29 के बीच में करीब 32% के कैगर के हिसाब से ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। यूबीएस का मानना है कि अर्बन कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट फिट है वो काफ़ी बेहतर है, बैलेंस शीट मजबूत है, एग्जीक्यूशन बेहतर है और खास तौर पे यहाँ पे उन्होंने जो बात की एक बड़े टिकर की इंस्टा हेल्प, जो इनकी एक और इम्पॉर्टेंट ऐप है, वहाँ पर जो है कंपनी आने वाले दिनों में ब्रेक इवन तक होती हुई दिख सकती है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो साफ तौर पे इंडिकेट कर रही हैं स्टॉक को लेकर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गुड लक इंडिया की बात कर लेते हैं। गुड लक इंडिया के शेयरों को देखेंगे अगर आप, तो शुक्रवार को 66% तक टूट गए। यहाँ पर 66% तक टूट गए। अब आप मन में घबराहट होगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी जो है बेसिकली अगर आप समझे तो ये गिरावट कंपनी के 2:1 बोनस इशू के एडजस्टमेंट की वजह से हुई है। शुक्रवार को शेयर एनएससी पर करीब 493 पर खुला, जबकि गुरुवार की क्लोजिंग जो है ये 1,440 के भाव पर थी। पहली नज़र में तो लगेगा कि शेयर 66% टूट गया, लेकिन बोनस एडजस्टमेंट के बाद तस्वीर बिल्कुल अलग है। एडजस्टेड बेसिस पर शेयर में गिरावट करीब 4% की ही थी। भाव करीब 471 के आसपास जो था वो पहुंचता हुआ दिखा है। अब समझते हैं कि देखिए यहाँ पर कि बोनस इशू क्या है। गुड लक इंडिया ने जुलाई में अपने पहला बोनस इशू 2:1 का घोषित किया था, यानी कि एलिजिबल शेयर होल्डर को हर एक शेयर पर 2 बोनस शेयर मिलेंगे और इससे इन्वेस्टर के पास शेयरों की संख्या 3 गुना हो जाती है यहाँ पे। लेकिन कंपनी के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में कोई बदलाव नहीं होता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए यहाँ पे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि कंपनी की तरफ से अगर स्टॉक परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2026 में गुड लक इंडिया का शेयर 33% से ज़्यादा चढ़ चुका है, जबकि पिछले 5 साल में 422% का मुनाफा कमा कर दिया है। तो यानी कि कोई घबराने वाली बात नहीं, जो 66% क्रैश दिख रहा है वो बेसिकली एक एडजस्टमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे चीनी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। चीनी स्टॉक्स में जो ज़बरदस्त मिठास थी वो शुक्रवार में एक गिरावट के तौर पर बदलती हुई दिखी। कुछ स्टॉक्स में भारी गिरावट आई, फिर रिकवरी आई, तो ये सिलसिला चलता रहा। दरअसल सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन रॉ शुगर पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला किया, जिसके बाद शुगर स्टॉक्स में बिकवाली तेज हो गई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी है और इस फैसले का मकसद घरेलू बाजार में शुगर की सप्लाई बढ़ाना और रिकॉर्ड स्तर पर
पहुंची कीमतों को नियंत्रण कंट्रोल में करना है। सरकार के फैसले के बाद शुगर स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट दालमिया भारत शुगर में देखने को मिली। शेयर अगर आप देखेंगे तो करीब 5.5% टूट गया। अगर आप द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो 4.5% की वहां पे गिरावट आई। बलराम चीनी मिल्स की बात करेंगे तो 4% वो टूट गया। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 3 से 4% की गिरावट वहां पे भी रही। उत्तम शुगर की अगर बात करेंगे, ईआईडी पैरी की बात करेंगे तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप भारत में सामान्य तौर पर शुगर इंपोर्ट पर देखेंगे तो 100% ड्यूटी लगती है। ऐसे में ये फैसला जो है घरेलू बाजार के लिए सप्लाई बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और एक दशक बाद इस तरीके का बड़ा शुगर इंपोर्ट पर जो है वो कदम उठाया गया है यहाँ पे। तो अपने आप में बड़ी खबर है और खासतौर पर ऐसे समय में जब फेस्टिव सीजन आ रहा हो तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड के लिए की बात कर लेते हैं। 20 अगस्त 2026 का दिन कंपनी के इतिहास का एक काफ़ी बड़ा मुकाम लेकर आया है। यहाँ पर कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो कारोबारी सफ़र की सबसे बड़ी डील होती हुई दिखी। एक कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला जो कि पूरी कंपनी के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ऑर्डर बुक के हिसाब से तो बहुत ही शानदार निकल के आया, जिसके बाद शेयर 16% चढ़ा, 2316 के भाव पर आ गया। दरअसल कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि करीब $1.8 बिलियन यानी कि 17,200 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर के पाइप की अगर आप देखेंगे, ऑर्डर पाइप की जो सप्लाई है ये अपने आप में उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सप्लाई कंपनी की अमेरिका में मौजूद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से होगी। वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड ने अपने बयान में कहा कि ये डील उसकी स्केल, क्वालिटी, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को मजबूत करती हुई दिखेगी। कंपनी के मुताबिक ग्लोबल एनर्जी सेक्टर के बड़े खिलाड़ियों का वेल्सपन पर भरोसा जो है वो और गहरा होता हुआ जा रहा है। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि कंपनी की तरफ से लगातार जो है वो जानकारी निकल के आ रही है। अब उसकी ग्लोबल ऑर्डर बुक जो है करीब 42,100 करोड़ के आसपास हो गई है। स्टॉक ने नया 52 वीक हाई लगातार बन रहा है और एक साल के अंदर पैसा जो है वो डबल करता हुआ दिख रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आईपीओ की दुनिया की, क्योंकि ज़बरदस्त बस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बिहारी लाल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखी। एनएससी पर कंपनी के शेयर 63% प्रीमियम पर लिस्ट हुए। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो प्रति निवेशक को करीब 180 रुपये के प्रति शेयर के हिसाब से देखेंगे, हर एक शेयर पे 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ। वहीं बीएससी पर 60% से ज़्यादा के ऊपर की प्रीमियम के आसपास की लिस्टिंग हुई, करीब 173 रुपये के आसपास का यहाँ पर भी प्रॉफिट बनता हुआ दिखा है। एनएससी पर शेयर जो देखेंगे तो 465 के आसपास और बीएससी पर करीब 458 के आसपास जो है लिस्ट होते हुए दिखे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि लिस्टिंग जिस कंपनी की धुआंधार हुई है उसके फाइनेंशियल्स को भी आप एक बार समझ लीजिए। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY24 से लेकर 26 के बीच में 34% कैगर से बढ़ा है। एबिटा भी इसी पीरियड में लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी की सिर्फ बिक्री नहीं बढ़ रही बल्कि ऑपरेटिंग स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन कंपनी कर रही है। बिहारी लाल इंजीनियरिंग की बैलेंस शीट एक पॉजिटिव पहलू साफ तौर पे ये दिखता है कि कंपनी का कर्ज जो है वो लगातार कम हो रहा है। FY26 में डेट टू इक्विटी रेशियो करीब 0.06x रह गया और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो साफ तौर पे मतलब यही है कि कंपनी का जो बोझ है कर्ज का वो लगातार कम हो रहा है। ऑर्डर बुक जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी धूत ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। इसकी भी लिस्टिंग होती हुई दिखी और जोरदार लिस्टिंग होती हुई दिखी। लिस्टिंग के 2 दिनों बाद भी शेयर 6% चढ़ गया, 1,485 रुपये पे पहुंच गया। 52 वीक नया हाई बना डाला स्टॉक ने यहाँ पर। और आप ये देखिए, और अगर स्टॉक की अगर आप बात करें तो लगातार जो खरीदारी का रुझान है निवेशकों के बीच में वो बना हुआ है। अगर आप आईपीओ की स्थिति की बात करेंगे, 871 के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 38% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। मौजूदा भाव पर शेयर ने अपने आईपीओ प्राइस से करीब 70% ऊपर पहुंचता हुआ दिखा। अब इस तेजी को एक और बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट आई, ब्रोकरेज ने धूत ट्रांसमिशन पर बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करी है और करीब 1600 रुपये तक के टारगेट्स दे दिए, यानी कि उनको अभी भी स्टॉक के अंदर अपसाइड साफ तौर पे दिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं देश की ई कॉमर्स सर्विस देने वाली कंपनी शिप रॉकेट की। ये भी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। अगर शिप रॉकेट के आईपीओ की बात करें तो 102 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। ये कंपनी के शेयरों ने अगर आप देखेंगे तो शानदार शुरुआत होती हुई दिखी। 97 के अगर आप इशू प्राइस से देखेंगे तो करीब 47% उछल के 143 रुपये के आसपास ये पहुंचता हुआ दिखा है। लिस्टिंग के बाद भी जो है स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और निवेशक एकदम गदगद हो गए यहाँ पर। और इसी दौरान गोल्डमैन सैक्स जो है इंडिया इक्विटी जो पोर्टफोलियो है उन्होंने शिप रॉकेट में वहाँ पर खरीदारी कर डाली। करीब 40 लाख से ज़्यादा के जो शेयर हैं वो खरीदे हैं, जो कि कंपनी की पेड अप इक्विटी का करीब 0.55% हिस्सा हो जाता है। ये खरीदारी करीब आप देखेंगे तो 52 करोड़ के आसपास हुई। 131 रुपये प्रति शेयर के भाव होती हुई दिखी, यानी कि एक तरफ लिस्टिंग भी हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पे बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। इन शेयरों की मजबूत लिस्टिंग के बाद यहाँ पर आप बड़े संस्थागत हो या फिर बड़े निवेशक हो वो यहाँ पर
जो है खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इस चीज़ को आप समझ लीजिए, जब भी किसी कंपनी को देखें तो वैल्यूएशन, बिजनेस आउटलुक और फाइनेंशियल को जरूर टटोलें, उसके बिना काम नहीं चलता। चलिए वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगले हफ्ते एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। 5 बड़े ट्रिगर्स निकल कर आ रहे हैं और ये जो ट्रिगर्स हैं अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंपनी ने की एजीएम का जो है नोटिस और वित्त वर्ष 2025-26 की एनुअल रिपोर्ट भी जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए उपलब्ध करा दी गई है। एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स के बीच में साल में होने वाली सबसे ज़रूरी मीटिंग होती है। इसमें कंपनी पिछले वित्त वर्ष का हिसाब किताब रखती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करती है और डायरेक्टर्स और दूसरे जरूरी जो प्रस्ताव होते हैं उसको मंजूरी मिलती दिखती है। एजीएम कब और कैसे होगी, तो देखिए वोडाफोन आइडिया की 31वीं एजीएम 27 अगस्त 2026 को शाम 4:30 बजे होती हुई दिखेगी। मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है, हम सब जानते हैं। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल के जरिए जो है वो ज्वाइन किया जाता है। यहाँ पे आप 5 प्रस्तावों जो है कौन सा है, पहला ये है वित्त वर्ष 2025-26 के ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मंजूरी देने का है। स्टैंड अलोन स्टेटमेंट में मुख्य रूप से वोडाफोन आइडिया कंपनी का अपना फाइनेंशियल हिसाब किताब होता है यहाँ पे, और इसके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी शेयर होल्डर्स के सामने रखी जाएगी। दूसरा हिस्सा जो होगा ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा। और कंसोलिडेटेड का सीधा मतलब यहाँ पे यह है कि इसमें कंपनी और उससे जुड़ी जो भी सब्सिडरीज हैं कंपनियों का मिला जुला फाइनेंशियल प्रदर्शन दिखाया जाता है। दूसरा प्रस्ताव होगा जो सुशील अग्रवाल हैं कि उनको दोबारा डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति को लेकर जो ये तमाम जानकारियां होंगी वो रोटेशनल के नियम के तहत जिस तरीके से जो भी जानकारियां होंगी वो साझा की जाएंगी। तीसरा प्रस्ताव क्या है, सुनील सूद की दोबारा डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति का है यहाँ पर, और इसमें जो है तमाम जानकारी जैसे जैसे अपडेट आएंगे वो रखे जाएंगे। चौथा प्रस्ताव जो है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कॉस्ट ऑडिटर की फीस की मंजूरी से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने संजय गुप्ता को और उनकी जो एसोसिएट्स है उसमें जो है तमाम जानकारियां जो है ऑडिटर के तौर पे नियुक्त किया है, तो वो उसको लेकर एक फैसला आएगा। और 5वां सबसे ध्यान खींचने वाला जो है प्रस्ताव जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की फीस से जुड़ा मामला है। कंपनी ने प्रत्येक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक वित्त वर्ष में अधिकतम 30 लाख रुपए तक की भुगतान करने के लिए शेयर होल्डर की मंजूरी मांगी है। और भी कई बड़े फैसले होंगे, तो उन फैसलों पर जो है क्या असर होता हुआ दिखेगा वो स्टॉक में दिखेगा, और जो भी अपडेट्स आएंगे हम लोग आपके सामने रख देंगे। अब आप देखिए शेयर बाजार में रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वाले निवेशकों के लिए बाजार नियामक सेबी की एक नई स्टडी निकल के आई है। उस पर कई बड़े खुलासे होते हुए दिखे हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग करने वाले लगभग 88% रिटेल निवेशकों को वित्त वर्ष 2025-26 में भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। बाजार की इस चकाचौंध में आम आदमी अपनी कमाई गंवा रहा है। बड़े अगर आप देखें कॉर्पोरेट्स और एल्गो ट्रेडिंग करने वाले जो विदेशी फर्म है वो मोटा मुनाफा समेट रहे हैं। सेबी के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिसिस की एक रिपोर्ट में जो है साफ तौर पे बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026 में रिटेल ट्रेडर्स का कुल घाटा करीब 91,685 करोड़ रहा है, और इस दौरान हर ट्रेडर्स को औसतन लगभग 1,17,000 रुपए की चपत लगी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुल नुकसान 92% हिस्सा जो है सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़ा है। स्टडी के अनुसार 35% ट्रेडर्स के पास कोई इक्विटी शेयर नहीं थे, जबकि 78% का पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए से भी कम था। कम कैपिटल वाले यही छोटे निवेशक कुल घाटे के 70% हिस्सेदार बने हैं। सेलर्स और एल्गो फर्म्स की चांदी हो रही है, यहाँ पे खूब पैसा काट रहे हैं यहाँ पर, और जबकि जो मुनाफा कमाने वाले जो सेलर्स हैं उनकी हिस्सेदारी महज 2% के आसपास है यहाँ पर। और इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ यहाँ पे, क्योंकि जो हमेशा बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो ट्रेडर्स एक्सपायरी के दिन जो 0 से लेके हीरो वाली जो कॉल्स देते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान निवेशकों को या फिर कहीं ट्रेडर्स को कराते हुए देखे हैं। तो ये ओवरऑल शो था जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हैप्पी वीकेंड।